तरक्की चाहिए, हर अदालत में हो न्याय के सिलसिले, कटघरों से सबूतों से सच ही खिले। सच की लेकिन गवाही जो भरने चला, वो मसीहा की सूली पे मरने चला। सच शहादत मांगता है, सच इबादत मांगता है, सब उसूलों से बड़ा ये अपनी कीमत जानता है। इसलिए चाहे मरूंगा, सच को ही सजदा करूंगा। जो कहूंगा सच कहूंगा, जो कहूंगा सच कहूंगा। अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल कलीम और उसके साथ रह रही प्रेमिका बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनिशा शेट्टी को प्रत्यार्पण संधि के तहत ब्राजील से भारत लाया गया है और कुछ ही मिनटों में उन्हें गहन पूछताछ के लिए क्राइम ब्रांच के ऑफिस में लाया जा रहा है। क्राइम ब्रांच ऑफिसर यासिर खान और महाराष्ट्र पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद माथुर, इन दोनों के मिले जुले प्रयासों से ये सफलता हासिल हुई है। अब्दुल कलीम और मोनिशा शेट्टी पर कई इल्जाम हैं, जिनमें सबसे मुख्य आरोप है मुंबई बॉम्ब ब्लास्ट कांड में जुड़े होने का। कलीम और मोनिशा को क्राइम ब्रांच लाया गया है। क्या क्या कैसे कैसे हुआ और आगे क्या होने वाला है, आइए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। मिस्टर यासिर, इतनी बड़ी सफलता पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुजरिम चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वो कानून से बड़ा नहीं हो सकता। देर सवेर उसे सजा जरूर मिलती है। इंस्पेक्टर अरविंद, इस पूरी मुहिम की शुरुआत आपसे हुई। जो काम इतने सालों में नहीं हो सका, वो अचानक एक झटके में हो गया। ये इन्फॉर्मेशन आपको किसने और कैसे दिया कि ये दोनों ब्राजील में हैं? देखिए, आप लोग सब रखिए, आप लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। फिलहाल शहर की कानून व्यवस्था के हित में अभी हम कुछ नहीं बता सकते, राइट? मिस्टर साहब, क्राइम ब्रांच कमिश्नर होने के नाते आप जनता को आगे की रणनीति बताएंगे? रणनीति क्या होगी? जितना बड़ा क्रिमिनल होगा, चाहे कोई भी हो, उसे कड़ी से कड़ी सजा हम दिलवाएंगे, क्योंकि हम कानून के प्रति वचनबद्ध हैं। हमें तो ये पता चला है कि किसी इन्फॉर्मर ने आपको ये टिप दी थी कि ये दोनों ब्राजील में हैं। नो कमेंट्स। सुना है इन्फॉर्मर की जान को खतरा है। नो कमेंट्स। चलो लेट्स गो। मिस्टर कलीम, आप पहले भी बॉम्ब कांड से जुड़े हुए थे और दोबारा अपने बॉम्बे में बॉम्ब कांड कराने की कोशिश की, जिसे नाकाम किया गया। क्या ये बात सच है? थोड़ा इंतजार कीजिए, कोर्ट का फैसला आएगा तो सच्चाई आपको खुद ब खुद पता चल जाएगी। मोनिशा, तुम पर ये इल्जाम है कि तुम भी देशद्रोही हो। तुमने कलीम के साथ मिलकर हर वारदात को अंजाम दिया। तुम कुछ कहना चाहोगी? नो मोर क्वेश्चन। कम ऑन, कम ऑन, कम ऑन, सॉरी। तो देखा आपने, ना ही कलीम कुछ को बोलने को तैयार है और ना ही मोनिशा कुछ कहने को। इनकी किस्मत का फैसला अब तो मानना ही पड़ेगा, कोर्ट के फैसले पर। मीडिया डेमोक्रेसी का चौथा स्तंभ है। लेकिन कभी कभी सच वो नहीं होता जो मीडिया दिखा रहा है। मैं उर्मिला सेठी, मोनिशा की माँ, और आपसे रिक्वेस्ट करने आई हूँ कि आप मेरी बेटी का केस ले लीजिए। प्लीज बैठिए। देखिए उर्मिला जी, आप शायद उज्ज्वला जी के बारे में जानती नहीं हैं कि उज्ज्वला जी हमेशा सच का साथ देती हैं, इसीलिए तो हम आपके पास आए हैं। आपकी बेटी अंडरवर्ल्ड डॉन अब्दुल कलीम खान की पत्नी है और आप कहना चाहती हैं कि वो गुनहगार नहीं है। मैंने ये कब कहा कि मेरी बेटी गुनहगार नहीं है, और ना ही मैं उसे बाइज्जत बरी कराने आई हूँ। मैं तो सिर्फ ये कह रही हूँ कि मेरी बेटी देशद्रोही नहीं हो सकती।
माना जवानी के जोश में और गलत कंपनी में उससे कुछ गलतियां हुई हैं, लेकिन मेरी बेटी देशद्रोही नहीं हो सकती। देखिए, आप जो कुछ भी कह रही हैं वो एक माँ की आवाज़ है। आप एक बार मेरी बेटी से मिल लीजिए, मुझे यकीन है मोनिशा से मिलने के बाद आपकी राय बदल जाएगी। मैं भी छोटे शहर की लड़कियों की तरह आंखों में सपने लिए चंडीगढ़ से मुंबई आई थी एक एक्ट्रेस बनने। लकीली मुकेश सहगल नाम के एक प्रोड्यूसर की फिल्म में मुझे काम भी मिल गया, लेकिन कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि वो बॉम्बे के बड़े बड़े भाइयों के साथ काम करता है। वो उनके पैसों से फिल्में बनाता है। एक बार तो उसने मुझे होटल के कमरे में अपने फाइनेंसर के साथ बंद कर दिया। तुमने मुझे गलत समझा है। मैं एक हिंदुस्तानी नारी हूँ, फिर चाहे मैं कैसे भी लिबास क्यों ना पहनूं, मेरे लिए मेरे संस्कार सबसे ज़्यादा मायने रखते हैं। और हाँ, जो तुम मुझसे चाहते हो वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलेगा। ये हमारी आखिरी मुलाकात है, हम आज के बाद नहीं मिलेंगे। कट इट। गुड परफॉर्मेंस मनीषा जी, गुड परफॉर्मेंस। थैंक यू। जान, तुम जाओ। इनसे मिलो, ये हमारी फिल्म के फाइनेंसर राजकुमार जी। हेलो। हेलो हेलो। और राजकुमार जी ये हैं मुकेश जी। इनका इंट्रोडक्शन देने की क्या जरूरत है? अरे हिंदुस्तान में कौन ऐसा है जो इनको नहीं जानता है भाई। मुकेश सहगल की फिल्म में और मनीषा जी ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? कमाल कर दिया मनीषा जी, आपने पूरे हिंदुस्तान में आग लगा दी है। जवान दिलों की धड़कन है आप। राजकुमार जी तुम्हारे बहुत बड़े फैन हैं, बहुत एहसान है इनके हम पर। ये होटल क्लास 7 में ठहरे हुए हैं। रात के तुम्हारे डिनर का इंतज़ाम वहीं कर दिया है इनके सूट पर। गपशप करना, मस्ती करना, और वहीं से सुबह शूटिंग पर आ जाना। क्लियर? मैडम तो नाराज हो गई। मैं देखता हूँ। क्यों भाव खा रही है? बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुमने समझ के क्या रखा है? हाँ, एक बाजारू लड़की हूं मैं, जब चाहा जिसके साथ चाहा कहीं पे भी भेज दिया मुझे। ज्यादा नाटक मत कर। इस इंडस्ट्री में सब कुछ बिकता है। कई बार गई है तू, एक बार उसके साथ भी चली जा। मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी, मैं नहीं जाऊंगी। दिमाग खराब मत कर मेरा। ये पलट गया, कुछ भी हो सकता है। गोली और तेजाब दोनों रखता हूं मैं अपने साथ। बैकअप के बाद गाड़ी भेज दूंगा, उसमें तैयार होकर आ जाना। मैं डरी हुई थी और मन ही मन सोच रही थी कि इस दलदल से कैसे बाहर निकलूं। अरे शूटिंग बंद करो, शूटिंग बंद करो, भाई का खून हो गया। कौन भाई? मुकेश सहगल। मुकेश की हत्या की खबर से सबसे ज्यादा खुशी मुझे हुई। ये खबर तपती धूप में ठंडी हवा के झोंके सी लगी। डरो मत, तुम्हें तो खुश होना चाहिए। बहुत नफरत करती थी ना तुम उसे, मार दिया उसे तुम्हारी खातिर। लेकिन पुलिस? पुलिस का टेंशन मत लो, पुलिस अपने इशारे पर नाचती है। इधर बम्बई का राजा, राजा बहुत इज्जत है इधर अपनी। अबुल कलीम नाम है मेरा।
अबुल कलीम। कलीम। पसंद आ गई हो तो? अच्छी लगी हो दिल को? तुम्हें अपनी बनाना चाहता हूं। क्या है? मेरी फिल्म का क्या होगा साहब? तुम्हारी पिक्चर कंप्लीट होगी। तुम्हारी भाभी काम कर रही है ना उसमें। सलाम कर। मैडम आप चाहेंगी तो मेरी फिल्म बन जाएगी। मैडम आप चाहेंगी तो मेरे बच्चों की रोटी का इंतजाम हो जाएगा। मैडम प्लीज मैडम। जिसने पिछली रात मुझे नौकरानी से भी बदतर ट्रीट किया, शराब पीकर मेरे साथ खेला और साथ ही साथ मेरी हैसियत भी मुझे बताई, वही राजकुमार मेरे पैरों में पड़ा गिड़गिड़ा रहा था। मुझे लगा कलीम कम से कम मुकेश सहगल जैसा गंदा आदमी तो नहीं। न चाहते हुए भी मैं अबुल कलीम के साथ हो गई और पता ही नहीं चला कब उसके धंधे में आ गई। एक दिन वो मुझे अमेरिका ले गया। कायनात, मेरी पहली बीवी मोनिशा अब से यहीं रहेगी। और हाँ, मुझे वो औरतों वाले झगड़े नहीं चाहिए। कलीम पसंद है तुम्हें? जी आपको? मेरा क्या है, मेरी तो मजबूरी है। अम्मी अब्बू की जान की परवाह ना होती तो कब का छोड़ दिया होता। क्या आप नहीं चाहती कि मैं यहाँ पे? वैसी बात नहीं है। तुम नहीं थी तो और लड़कियां थी उसकी जिंदगी में। एक से कलीम का क्या होने वाला है? मेरी जिंदगी तो बर्बाद हो चुकी है। बम कांड में मैं भी वांटेड हूँ और अब थोड़े ही दिनों में उससे भी बड़ा ब्लास्ट होने वाला है। तू भी कभी इंडिया नहीं जा सकेगी और ना ही अपने घर वालों को देख सकेगी। न जाने मेरे अम्मी अब्बू कैसे होंगे। ना भाई की शादी देखी और ना बहन की डोली। जब से यहाँ आई हूँ इस चार दीवारी में सिमट कर रह गई हूँ। निदा ना होती तो अब तक मर जाती। मैं तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। कलीम, क्या तुम मुंबई में वापस बम ब्लास्ट करवाने वाले हो? बम्बई क्या, मैं तो चाहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में बम ब्लास्ट करवा दूँ। लेकिन कलीम, ये तो गलत बात है ना। पिछली बार की तरह लाखों बेगुनाह लोग मारे जाएंगे,
दंगे फसाद हो जाएंगे। ये तो देशद्रोह है ना। धंधा है ये, अपना धंधा है ये। इसी से दुनिया को कलीम का पावर पता चलेगा। और वैसे भी बहुत दिन हो गए किसी न्यूज़पेपर या टीवी में अपना नाम सुने हुए। कलीम, दूसरे धंधे और बात है, लेकिन अपने देश और उनके लोगों को नुकसान पहुंचाना ये तो हैवानियत है। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? तुम्हें ये काम नहीं करवाना चाहिए? अब तुम मुझे समझाओगी कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अपनी औकात में रहो। कलीम तुझे जिस काम के लिए लाया है खाली तू वही कर। अपनी हद पार करने की कोशिश की ना तो तेरे लिए अच्छा नहीं होगा, समझे? उस दिन कलीम की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। उस दिन मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरा अपना तो कोई अस्तित्व ही नहीं है। कलीम के लिए तो जैसे मैं एक खिलौना थी जिससे वो जब चाहे खेल सकता था और वक्त आने पर उसे तोड़ भी सकता था। तुमने कलीम के काले धंधों में उसका साथ दिया है मोनिशा। क्या तुम्हें कभी महसूस नहीं हुआ कि तुमने गलत किया? हद से ज्यादा जुल्म का शिकार होने के बाद जब मुझे कलीम की शक्ल में पावर मिली तो मैं उसे एंजॉय करने लगी। बहुत मजा आता था जब वो सहमे हुए लोग मुझे डर डर कर देखते थे। ये वही लोग हैं जो मुझे हवस की निगाहों से देखते थे। पावर के नशे में मैं इतनी अंधी हो गई थी कि मैं अच्छे बुरे का फर्क ढूंढना भूल गई थी। तुमने अभी बताया कि तुमने कलीम को समझाया कि उसे बॉम्ब ब्लास्ट नहीं करना चाहिए, फिर क्या किया तुमने? देखा कितनी मुश्किल से, कितने बड़े बड़े रिस्क लेकर हम इन क्रिमिनल्स को पकड़ते हैं और ये फेमस लॉयर्स मात्र चंद रुपयों के लिए इन क्रिमिनल्स को छुड़ा ले जाते हैं और हम कुछ भी नहीं कर पाते। और ऊपर से चस्का ये कि ऐसा करके वो रातों रात मीडिया में फेमस हो जाएंगे। इस केस में इस दुनिया की तो बात छोड़, चांद से भी वकील आ गया ना तो इन्हें छुड़ा नहीं पाएगा। वो उसे फोन किया था? टाइम तो गया, मिलेगा क्या? मिलेगा नहीं तो जाएगा कहाँ? हेलो, क्या रे, आखा दिन बाथरूम में रहने का? अरे नहीं 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 साहब, क्या है, मैं अभी घर पे आया तो आपका फोन आया तो उठाया मैं। अच्छा सुन, मेरी बात सुन। फोन टेप हो रहा है, नाम मत लेना। चल मैं तेरे से बाद में बात करता है, फ्राइडे को मुझसे आके मिल। फोन टेप हो रहा था। अच्छा हुआ उन लोगों को पता नहीं चला कि हम लोग जलाल शेख से बात कर रहे थे, वरना बहुत मुश्किल हो जाती। देखो, हमें हर कदम बहुत फूक फूक कर रखना होगा। जलाल शेख का नाम नहीं आना चाहिए। उन्हें किसी भी हालत में ये पता नहीं चलना चाहिए कि इस केस से जलाल शेख का कोई लेना देना है। राइट। योर ऑनर, कलीम खान और मोनिशा सेठी पर स्मगलिंग, जबरन वसूली, देशद्रोह और 300 लोगों के खून का इल्जाम है। सर, आई ऑब्जेक्ट।
300 लोगों के खून का मुकदमा सिर्फ कलीम खान पर है। चलिए आपकी ये बात मान भी ली जाए, तो आप इस बात से कैसे इनकार करेंगी कि मोनिशा सेठी को कलीम खान के साथ ही ब्राजील से गिरफ्तार किया गया है? और शायद आपको इस बात का भी पता होगा कि उस बम कांड से भी बड़े बम कांड की प्लानिंग कलीम खान कर रहे हैं। कलीम खान के कब्जे से उस बम कांड की प्लानिंग की फाइल और बड़ी मात्रा में आरडीएक्स भी बरामद हुआ है। लेकिन इस बात से ये तो साबित नहीं हो जाता कि मोनिशा सेठी उस बम कांड में शामिल थी। बिल्कुल शामिल थी। मोनिशा सेठी कलीम खान के धंधे की एक बहुत ही मजबूत कड़ी है। मेरे पास इस बात का पुख्ता सबूत है कि जान की धमकी देकर पैसे वसूली के धंधे में वो कलीम खान की बराबर की पार्टनर थी। मैं इस बात से कहाँ इनकार कर रही हूँ। वाह उज्ज्वला जी, मतलब आपकी नजर में स्मगलिंग और जबरन वसूली गुनाह नहीं है? बिल्कुल है, पर वो मुकदमा आईपीसी की धाराओं के अंतर्गत चलाना चाहिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ योर ऑनर कि मेरी क्लाइंट मोनिशा सेठी पर पोटा या टाडा के अंतर्गत मुकदमा नहीं चलाना चाहिए। वाह उज्ज्वला जी, आज आपकी भाषा सुनकर मैं जरा हैरान हो गया हूं। आप मानती हैं कि कलीम खान बम कांड का अपराधी है, उसे दूसरे बम कांड में रंगे हाथों पकड़ा गया है। ऐसे आदमी का साथ देना, उसके पास रहना और उसके अंतर्गत आपराधिक कामों में उसकी बराबरी का हिस्सेदार बनना, क्या यह देशद्रोह नहीं है? उज्ज्वला जी, आपकी भाषा सुनकर मैं हैरान हूं। क्या ये वही उज्ज्वला है जो कोर्ट में झूठ, फरेब और जुल्म के खिलाफ लड़ती रही हैं? मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा है योर ऑनर कि आपने मोनिशा सेठी में ऐसा क्या देखा कि उसे बचाने पर तुली हुई है? मैं एक बहुत बड़े मकसद के लिए काम कर रही हूँ। कौन सा मकसद? इसका खुलासा मैं अभी नहीं कर सकती। योर ऑनर, मकसद, बड़ा रहस्य, बड़ा रोमांच, इन सब बड़े बड़े शब्दों का अर्थ शायद फिल्मों में हो, लेकिन यहां ऐसे बड़े बड़े शब्दों का प्रयोग करके उज्ज्वला जी अदालत का वक्त बर्बाद कर रही है। इसलिए मैं अदालत से रिक्वेस्ट करूंगा कि टाडा के तहत इन पर मुकदमा चलाकर इन्हें पुलिस रिमांड पर भेजा जाए, ताकि इस केस में शामिल और चेहरों पर से भी नकाब हटाई जा सके। आउच! आई एम सो सॉरी। अरे आपके पैकेट्स! मिस्टर यासिर, मिस्टर यासिर, मिस्टर यासिर, मिस्टर यासिर, मिस्टर यासिर, अबुल कलीम और मोनिशा को गिरफ्तार कर इंडिया लाने वाले और उनके जरिए मुंबई में होने वाले दूसरे बड़े बॉम्ब ब्लास्ट की साजिश को नाकाम करने वाले मुंबई क्राइम ब्रांच के ईमानदार अफसर यासिर खान की उनकी घर ही पर दिन दहाड़े हत्या कर दी। अनुमान लगाया जा रहा है कि अबू कलीम ने बदले की भावना के तहत ये कत्ल करवाया है। शहर की मशहूर वकील उज्ज्वला जी को इस कत्ल के बारे में सबसे पहले पता चला और उन्होंने इस बारे में पुलिस और क्राइम ब्रांच को सूचित किया। उज्ज्वला जी, देखते हैं अभी। उज्ज्वला जी, क्या ये सच है कि कोरियर कंपनी के डिलीवर बॉय ने ही खून किया है? उम्मीद तो यही है।
पर साफ तौर पर तभी कुछ कहा जा सकता है जब वो स्टार कुरियर कंपनी का डिलीवरी वैन पकड़ा जाएगा। विजय सर, आप क्राइम ब्रांच के कमिश्नर हैं, आपके अफसर की जिंदा हत्या कर दी जाती है, क्या कहना चाहेंगे आप? सिंपल, वो जो कोई भी हो बहुत जल्द पकड़ा जाएगा। वॉक फ्रंट पर हमने अपनी सर्च जो है वो शुरू कर दी है। That's it। उज्ज्वला जी, क्या आप उस आदमी को देखने के बाद पहचान लेंगी? ऑफ कोर्स। बस यही लोग हैं, इनके अलावा और कोई नहीं है स्टार कुरियर कंपनी में जो डिलीवरी करता हो? जी नहीं मैडम, जितने हैं सब आपके सामने ही हैं। इसका मतलब जो मैं सोच रही थी वही सही है। क्या? वो लड़का फर्जी था, यहाँ तक कि उसका किसी भी कुरियर कंपनी के साथ कोई लेना देना नहीं है। आई एम श्योर। एक काम करते हैं, उसे कॉम पे उतारने की कोशिश करते हैं। जहां तक मुझे याद है उसका हुलिया ये देखिए फतेह जी, ये है वो आदमी, गौर से देख लीजिए इसे हमें हर हालत में ढूंढना है। मैंने खून नहीं किया है। तो फिर तुम यासिर खान के घर में क्या करने गए थे? मैं उनके घर गया ही नहीं। तुम झूठ बोल रहे हो। देखिए, आपको कोई गलत फहमी हो रही है। भाजी एक काम करते हैं, इसकी नाक काट के ना इसके गालों पे लगा देते हैं। अरे नहीं काके। क्यों? इसके ये कान काट के इसके गालों पर लगा देते हैं। ये ठीक रहेगा। चंदा मामा दूर के ये क्या कर रहे हैं आप? पकाए पूर के खाए थाली में, रेहान को दे प्याली में। कौन है? कौन है? रेहान, 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 देखा देखा क्या किया उन लोगों ने तुम्हारे साथ? अब भी वक्त है, बता दो, कातिल का नाम बताओ रेहान। अरविंद के कहने से यासिर का खून। अरविंद? अरविंद माथुर तो कलीम के केस वाला ऑफिसर है। ये भी मेरी तरह एक पुलिस ऑफिसर था। देख लिया हूं देशद्रोहियों का काम। ये और यासिर खान साहब वो पुलिस ऑफिसर थे जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर अब्दुल कलीम और मोनिशा को गिरफ्तार किया था। और इनसे पूछताछ कर आप मोनिशा को बेगुनाह साबित करना चाहती थी। आप मुझे गलत समझ रहे हैं इंस्पेक्टर। सारी समझदारी तो भगवान ने आपको दे रखी है। सर, इस रजिस्टर से पता चला है कि 2 घंटे पहले जलाल शेख नाम का आदमी अरविंद साहब से मिलने आया था। और इनके घर वालों का भी कहना है कि जलाल शेख नाम के आदमी से इन्होंने फ़ोन पर बात की थी। Oh my God! हमें फौरन जलाल शेख से मिलना होगा, उसकी जान खतरे में है। पंद्रह मिनट से जलाल का फोन ट्राई कर रही हूँ, लग ही नहीं रहा है। आप ट्राई करते रहिए, हमें किसी भी तरह जलाल शेख को बचाना ही है। अगर उसे कुछ हो गया तो हम तो ये केस ही हार जाएंगे।
कौन है? हाँ भाई, किसे मिलना है? कौन कौन हो तुम? सर बात सर। थैंक यू। हेलो हेलो हेलो। योर ऑनर, ये है वो लेटर जो उस पार्सल के साथ मुझे भेजा गया है। इसमें लिखा है कि मैं ये केस छोड़ दूं, वरना अगली बार पटाखों की जगह असली बम होगा। लेकिन मैं उन देशद्रोहियों को बता देना चाहता हूं कि मैं अपनी जान की परवाह किए बगैर आज यहां आया हूं। योर ऑनर, उन लोगों ने इस केस को कमजोर करने के लिए इन्हें गिरफ्तार करने वाले 2 पुलिस ऑफिसर्स यासर खान और अरविंद माथुर का भी खून कर दिया, ताकि हमारी डिफेंस लॉयर उज्ज्वला राग को थोड़ी सी मदद मिल सके। मिस्टर गैरोला, कभी आपने सोचा कि अबुल कलीम खान और मोनिशा सेठी की गिरफ्तारी कैसे हुई? ये दोनों ब्राजील में थे, ये कैसे पता चला? और इतना बड़ा बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले ही क्राइम ब्रांच और पुलिस डिपार्टमेंट को इतनी एक्यूरेट टिप कैसे मिली? कभी सोचा आपने? आपको पता है? जी हाँ। उज्ज्वला जी, आपको देखकर मुझे थोड़ा सा शक हो रहा है। लगता है कि ये क्रेडिट भी आप मोनिशा सेठी को ही देने वाली हैं। आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर अरविंद और यासिर खान ने मोनिशा को गिरफ्तारी क्यों किया? उन दोनों को तो मोनिशा को फूल मालाएं पहनानी चाहिए, हैं? दरअसल अरविंद और यासर को तो इस बात का पता ही नहीं था। मोनिशा ने मुझे ये बात लॉकअप में बताई कि उसने ये खबर अपने मुंह बोले भाई जलाल शेख को दी। और मैंने बचपन में अपनी माँ और नानी से नाना जी के स्वतंत्रता संग्राम की कहानियाँ सुनी थी। देशद्रोह का हिस्सा होने की बात तो दूर, मैं उसे होते हुए भी नहीं देख सकती थी। मैं भटक जरूर गई थी, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने ही देश के दुश्मनों को अपनी मनमानी करने देती। मतलब तुमने उसे रोका? कैसे? जलाल शेख नाम का एक आदमी कलीम के लिए काम किया करता था। वो मुझे अपनी बहन मानता था। बीच में पता नहीं क्या हुआ, कलीम को ऐसा लगा कि जलाल पुलिस का इन्फॉर्मर है और उसकी वजह से उसने उसके पूरे परिवार को खत्म करवा दिया। जलाल तो बच निकला, उसकी किस्मत अच्छी थी। लेकिन उस दिन के बाद जलाल सचमुच में पुलिस का इन्फॉर्मर बन गया और उसका एक ही मकसद था, कलीम की बर्बादी। बस मैंने कैसे भी करके जलाल को कांटेक्ट किया और उसे सारी बातें बता दी। जलाल अभी भी मुझे अपनी बहन मानता है और उसके दिल में मेरे लिए बहुत हमदर्दी है। उसने अपने भरोसेमंद पुलिस इंस्पेक्टर अरविंद माथुर को सारी इन्फॉर्मेशन पास कर दी। अरविंद ने क्राइम ब्रांच के ऑफिसर यासिर खान के साथ मिलकर उनके सारे बॉम्ब ब्लास्ट प्लान को चौपट करवा दिया और हमें ब्राज़ील से गिरफ्तार करवा लिया। इसका मतलब यासिर खान और अरविंद माथुर इस बात से बिल्कुल अनजान है कि ये सब कुछ तुम्हारी टिप से पॉसिबल हो पाया है? जी हाँ।
जलाल को मैंने ही मना किया था इस बात को बताने से, क्योंकि अगर कलीम को इस बात का पता चल जाता तो वो मुझे और मेरी पूरी फैमिली को ख़त्म करवा देता। योर ऑनर, ये सारी इंफॉर्मेशन मेरी क्लाइंट मोनिशा सेठी ने जलाल शेख को दी। एक मिनट, आपने आज का अखबार नहीं पढ़ा है ना? या कहीं अखबार पढ़ने के बाद ये स्कीम बनाई है? क्योंकि ये आप ही की प्लानिंग हो सकती है उज्ज्वला जी, कि आपके क्लाइंट को वही लोग बचा सकते हैं जो मर चुके हैं। नाम ले लो, क्या फर्क पड़ता है? जलाल शेख तो गवाही देने आएगा नहीं। जलाल गवाही देने आएगा। अच्छा, जलाल शेख अपनी कब्र से बाहर निकलेगा, बस पकड़ेगा और यहाँ गवाही देने आएगा? हाँ? या कहीं ऐसा तो नहीं उज्ज्वला जी कि हमें गवाही सुनने के लिए कब्रिस्तान जाना पड़े? ऐसा कुछ नहीं होगा योर ऑनर। मैं जलाल शेख को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है। अगर जलाल शेख जिंदा है तो फिर वो खबर? योर ऑनर, जलाल की जान को बचाने के लिए हमें ये करना पड़ा। वाह वाह वाह, अब पहन ली बुलेट प्रूफ जैकेट। अब काके गुब्बारा दे। ये जो गुब्बारा है ये अपने हाथ पे पकड़, और जैसे ही गोली चली गुब्बारा यहाँ से तब से यहाँ पर हाथ लगाना है और मरने की एक्टिंग करना है। गुब्बारा दे दे, गुब्बारा दे दे। अब एक्टिंग करके दिखा। घबरा मत यार, हम तुझे मरने थोड़ी देंगे। एक्टिंग करके दिखा। दे दे, गोली गोली चल। ये एक्टिंग कर रहा है। वो थप्पड़ लगा है, गोली चली है, गोली। एक्टिंग जोर से कर पड़ गया सी। क्या बात है, आजा मेरे यार। जी, मुझे ये इंफॉर्मेशन मोनिशा ने दी थी। उसके बाद मैंने अरविंद और यासिर खान को बताया था। योर ऑनर, यासिर खान और अरविंद माथुर मर चुके हैं। सिर्फ जलाल के कहने से यह बात बिल्कुल साबित नहीं होती है कि मोनिशा बेगुनाह है। ये झूठ भी बोल सकते हैं। अब देखिए, हम लोग अंडरवर्ल्ड और पुलिस दोनों से डील करते हैं। जी, मुझे पता था कि ऐसा कभी भी हो सकता है, इसलिए मैंने अरविंद माथुर और यासिर खान से जो भी मेरी बातचीत हुई उसे रिकॉर्ड कर लिया। ये उस बातचीत के टेप। योर ऑनर, किसी भी तरह की टेप अदालत में बतौर सबूत मान्य नहीं की जाती, और इसीलिए मेरी अदालत से रिक्वेस्ट है कि इस टेप को बतौर सबूत न देखा जाए। मैं जानती थी कि आप ऐसा ही कुछ कहेंगे मिस्टर गैरोला। जलाल अरविंद माथुर और यासिर खान के अलावा भी क्राइम ब्रांच के एक बड़े ऑफिसर के सामने ये बातें कह चुका है। योर ऑनर, मैं क्राइम ब्रांच के कमिश्नर मिस्टर सहाय को कटघरे में बुलाने की इजाजत चाहूंगी। इजाजत है। थैंक यू। मिस्टर सहाय, क्या आप इन्हें पहचानते हैं? जी हाँ, ये जलाल खान है, हमारे इन्फॉर्मर। ये आपसे मिले कब? जब कलीम और मनीषा पकड़े गए थे, मेरे ख्याल में तीसरे दिन। और इन्हें आपके पास लाया कौन? यासिर खान और अरविंद माथुर। और इन्हीं की इंफॉर्मेशन से ये केस सॉल्व हुआ। जी हाँ। क्या जलाल ने आपको बताया था कि उसे ये सारी बातें मोनिशा ने बताई हैं? दरअसल उसी दिन हमें पता चल गया था कि ये टिप जो है उसी ने हमें दी। और उसी दिन के बाद से ये खून होना शुरू हो गए। जी? जी हाँ, पहले यासिर का, फिर अरविंद, और फिर जलाल पर हमला। आपके कहने का मतलब यह है कि हमारा कोई क्राइम ब्रांच का ऑफिसर है जो इन लोगों से मिला हुआ है? यस मिस्टर सहाय, और उसी के इशारे पर ये सारे खून करवाए जा रहे हैं। दिस इज इम्पॉसिबल, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ऐसा हो चुका है योर ऑनर।
अच्छा, अगर ये बात है तो वो आदमी कौन है, क्या नाम है उसका, मुझे बताइए। अरविंद। अरविंद? अरविंद तो मर चुका है। यही कंफ्यूजन तो हमें भी हुई थी जब हम उस कुरियर बॉय के घर पे गए। अरविंद के कहने से यासिर का खून। यानी एक नया अरविंद? ये कौन है? यानी एक नया अरविंद? ये कौन है? ये मिस्टर अरविंद सहाय। क्या बकवास कर रही हैं आप? मैं सच कह रही हूँ। ये सारा खेल आपका ही है मिस्टर सहाय। आप ही के इशारे पर ये सारे खून करवाए जा रहे हैं। मैं भला अपने ही ऑफिसर्स का खून क्यों करवाऊंगा? क्योंकि आप बिक चुके हैं मिस्टर सहाय। आपके आकाओं को डर था कि मोनिशा बाहर जाकर सारे राज न खोल दें। उन्हें उसकी गद्दारी पर गुस्सा था। और सबसे बड़ी बात योर ऑनर, इनके सरपरस्त ये ऐलान करना चाहते थे, ये हत्याएं करवाकर, कि डॉन को पकड़ने वाले का अंजाम क्या होता है। दिस इज नॉनसेंस माय लॉर्ड, दिस इज इनफ। आप तो जानते हैं कि मैं कितना ईमानदार ऑफिसर हूँ। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक किस ओहदे तक जिंदगी में पहुंचा हूँ। सबके सब सारी बॉम्बे पुलिस मुझे रिस्पेक्ट करती है और किसी की हिम्मत नहीं हुई आज तक मुझ पर इस तरीके से उंगली उठाए। आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी मैडम। आई विल नॉट टेक दिस, आई एम एन ऑनेस्ट मैन। अगर ऐसी ही बात है तो पिछले दिनों 8 बार आपने दुबई कॉल्स क्यों किए और वहां से 6 बार रिसीव भी किए? मैं दुबई क्यों फोन करूंगा? ये मेरा मोबाइल है। मेरा मोबाइल नंबर सबके पास है। और रही बात लैंडलाइन की, ऑफिस के फोन की, आप लोग चाहें तो इसकी तहकीकात कर सकते हैं। आई एम एन इनोसेंट पर्सन। जरा अपना फोन दिखाइए। हाँ? आपका फोन? जी। ये तो ऑफ है। कोर्ट में फोन ऑफ ही होना चाहिए। वेल, अब देखिए ऑफ फोन का कमाल। ये बीप कहां से आ रही है? ऑफ फोन की तो नहीं है? कहीं आपके पास दूसरा फोन तो नहीं? फोन दूसरा मेरे पास? कोई फायदा नहीं है। फोन निकाल दीजिए, वरना तलाशी लेनी पड़ेगी और फोन निकल आएगा। ये है मिस्टर सहाय का असली चेहरा। मिस्टर सहाय इसी नंबर से अपने सरपरस्तों से बातचीत किया करते थे और इस फोन का नंबर कुछ खास चुनिंदा लोगों के पास ही है। और ये पेपर्स, इस फोन की डिटेल्स। सर, ये फोन अंडरवर्ल्ड से कनेक्टेड है, इसीलिए मिस्टर सहाय इसे ऑफ नहीं कर सकते। और इसी नंबर से इन्होंने दुबई में बातचीत की। इस फोन का पता मुझे तब चला जब जलाल के सहाय से मिलने के बाद मर्डर्स होना शुरू हो गए। जब हमने जलाल से पूछताछ की तो उसने मुझे ये नंबर ये कहकर दिया कि ये क्राइम ब्रांच के किसी अंदर के आदमी का नंबर है। हमने खोजबीन की और रिजल्ट आपके सामने है। योर ऑनर, जलाल के बयान और सारे सबूतों से यह बात साफ हो जाती है कि यह गिरफ्तारी मेरी क्लाइंट मोनिशा सेठी की मदद से हुई है। मैं अदालत से सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ
कि मेरी मुवक्किल का केस टाडा के अंतर्गत नहीं चलाया जाए और इनकी सजा में नरमी बरती जाए।